हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो तक हमने उपसंयोगिकों के बारे में सामान्य जानकारी, डबल साल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उसके अलावा लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार की है, इनका वर्गीकरण, इनका नामकरण हमने कर लिया है लिगेंडों का। उसके अलावा हमने समन्वय बहुफलक, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है उपसंयोगिकों का आयुपेशीय नामकरण, उसका अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे उपसंयोजक यौगिकों का, उपसंयोजक यौगिकों का आयुपेशीय नाम, उपसंयोगिकों का आयुपेशीय नाम। ठीक, देखो क्या है, नाम में हम एक तरीका अपनाएंगे कि नाम के पहले हम नियम सीखेंगे। नियम सीखने के बाद में देखो क्या है, हम पहले तो सीखेंगे उसके नियम। ठीक, नियम सीखने के बाद में हम करेंगे उदाहरण, इन उदाहरणों पर इन नियमों को हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम आयुपेशीय नामकरण सीख जाएंगे। ठीक, दूसरा तरीका ये है, हम नियम सीखने के पश्चात यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, आपको कोई नियम ध्यान नहीं रखना है। वहाँ क्या रहता है, सीधा ही क्या मिलता है, आपको कोई उदाहरण मिलता है और 4 ऑप्शन मिलते हैं A B C D। हमें इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन छांटना है, आपको कोई नियम ध्यान नहीं रखना है। मैं आपको 1-2 सावधानी बताऊँगा, वो सावधानियाँ बरतनी है और आप सही ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। ठीक, तो देखो क्या है, अपना उपसंयोगिकों में चाहे कितना ही बड़ा उपसंयोगिक हो, उसका नाम कितना ही बड़ा हो, उसका नाम एक सूत्र में आ जाता है। तो सबसे पहले हम उपसंयोगिकों का नामकरण किस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उनको किस हिसाब से लिखते हैं, एक सूत्र के रूप में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सरल धनायन का नाम। हो सकता है उस संकुल यौगिक में सरल धनायन हो या नहीं हो, लेकिन होगा तो सबसे पहले सरल धनायन को ही लिखा जाएगा। उसके बाद में लिखा जाता है लिगेंडों को। किसको लिखा जाता है, लिगेंडों को लिखते हैं। यहाँ जो ये बच गया उस स्थान में लिखते हैं लिगेंडों की संख्या। संख्या का मतलब है जैसे डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, पेंटा आ जाए, उसी प्रकार से हेक्सा आ जाए। मान लो 4 लिगेंड है तो टेट्रा लगाओ, 6 लिगेंड है तो कौन सा सब लगाएंगे, हेक्सा, 2 है तो क्या लगाएंगे, डाई। ठीक है, उसके बाद में आता है धातु परमाणु। क्या आता है, धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, धातु परमाणु। जो केंद्रीय धातु परमाणु जो लिगेंड से मिलकर उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण के दौरान उपसंयोजक बंध बनाता है लिगेंड से मिलकर, उस धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। प्लस में उसके पीछे हम लगाते हैं 8 शब्द। कभी तो 8 शब्द लगेगा, कभी ये नहीं लगेगा, वो हम देख लेंगे कब लगेगा। ठीक, उसके बाद में लिखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं सरल ऋणायन का नाम। हो सकता है सरल ऋणायन हो या नहीं हो, लेकिन होगा तो ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के पश्चात सरल ऋणायन का नाम लिखेंगे। और सबसे लास्ट में एक शब्द लगाते हैं आयन। ये हम देखेंगे कि कब आयन शब्द लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। ठीक, तो देखो क्या है, हम इनके नामकरण के नियम सीखते हैं। पहला नियम हम ले लेते हैं सरल धनायन और सरल ऋणायन का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहला है सीधे ही, क्या है, सरल धनायन है। अपने पास में कोई सरल धनायन हो या क्या हो, सरल ऋणायन हो, का नाम सीधे ही लिखते हैं, का नाम सीधे ही लिखते हैं, सीधे ही लिखते हैं और उनकी संख्या नहीं बताते हैं, उनकी संख्या न बताते हैं, उनकी संख्या न बताते हैं। इस नियम का मतलब क्या है, देखो क्या है, यदि आपके पास में कोई उपसंयोगिक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इस प्रकार से, ठीक, या हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, ये उपसंयोगिक है। उसके अलावा यदि हमने दे दिया CrH2O6 और इधर लिख दिया Cl3, इसमें देखो क्या है, यहाँ जो लिथियम है वो, यहाँ लिथियम है वो, यहाँ लिथियम, यहाँ पोटेशियम और यहाँ क्या है, Cl क्लोराइड। ये क्या है, ये सरल धनायन है, ये क्या है, सरल ऋणायन। तो नियम है सरल धनायन सरल ऋणायन का नाम सीधे ही लिखते हैं। इसका मतलब इसे आप क्या लिखोगे, लिथियम, क्या लिखेंगे, लिथियम। इसे क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। जब देखो क्या है, Cl है ना, वो लिगेंड के रूप में आता है, तब उसे हम कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं, Cl लिगेंड के रूप में आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरो। Cl लिगेंड के रूप में आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरो। ठीक है,
यदि लेकिन वो ऋणायन के रूप में है, इसका मतलब समन्वय मंडल से बाहर है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। फिर उसके बाद में लिखा उनकी संख्या नहीं बताते हैं, जैसे ये संख्या में 1 है तो आपने क्या लिखा? लिथियम। ये संख्या में 4 है तो होना क्या चाहिए था? टेट्रा पोटेशियम। ये संख्या में 3 है तो क्या होना चाहिए था? ट्राई क्लोरो। लेकिन इनकी संख्या नहीं बताएंगे हम, इसे तो केवल सीधा पोटेशियम लिखेंगे, इसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इनकी संख्या नहीं बताएंगे कि कितने पोटेशियम है, कितने क्लोराइड है, यानी कितने सरल धनायन हैं और कितने सरल ऋणायन हैं, इनकी संख्या हम नहीं बताते हैं। ये ही IUPAC का नियम है, ठीक है। दूसरा क्या है देखो, उसके बाद में आपने लिख रखा है सबसे पीछे एक आयन शब्द, ठीक। तो आयन शब्द के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि पहले से ही कोई आवेश है, पहले से ही समन्वय मंडल पर, पहले से ही समन्वय मंडल पर आवेश है, आवेश है तो आयन शब्द लगाते हैं। पहले से ही समन्वय मंडल पर कोई आवेश है तो आयन शब्द लगाते हैं। मतलब समन्वय मंडल पर पहले से कोई आवेश दे रखा है, माइनस आवेश दे रखा हो, प्लस आवेश दे रखा हो, तो सबसे लास्ट में संकुल यौगिक का नाम लिख देंगे। सबसे लास्ट में हम कौन सा शब्द लगा देंगे? आयन शब्द। यदि कोई आवेश नहीं है तो आयन शब्द नहीं लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में एक है अपना, देखो 8 कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखो कि आवेश के संतुलन के समय, आवेश के संतुलन के समय माइनस आवेश आ जाए, यानी ऋणावेश आ जाए, ऋणावेश आ जाए तो 8 शब्द लगाते हैं, 8 शब्द लगाते हैं। ये 8 शब्द लगाते हैं ना, ये 8 शब्द लगाएंगे हम धातु परमाणु के नाम के पीछे, ठीक। अच्छा, अब देखो आवेश का संतुलन क्या है, जैसे उपसंयोगिक है K4Fe(CN6), ठीक है। इसे यदि हम जल में घोलें या इसके आयन बनाएं तो देखो क्या बनेगा? 4K+ और साथ में बनता है Fe(CN6), ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, और क्या रहता है? -4 आवेश। जब हम उपसंयोगिकों की परिभाषा सीख रहे थे तब वहाँ हमने ये देखा था कि एक तो अपने बनते हैं डबल साल्ट द्विक यौगिक, ये द्विक लवण या द्विक यौगिक बनते हैं, और दूसरे बनते थे उपसंयोगिक। उपसंयोगिकों के बारे में हमने ये कहा था कि जब इन्हें जल में घोलते हैं उस स्थिति में इनका उपसंयोजक बंध नहीं टूटता है, यानी Fe और Cn के बीच का बंध नहीं टूटेगा, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अलग ही रहेगा। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स अलग ही है। अब हमने इन दोनों को अलग किया तो ये 4K+ है, तो इधर क्या आ गया? -4। अब आवेश के संतुलन के समय इस स्थिति में यहाँ कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया। माइनस आवेश आ गया तो हम क्या शब्द लगा देंगे? 8 शब्द लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, यदि हमें आवेश का संतुलन करना नहीं आए ना, तो आप एक ध्यान रखोगे कि सरल धनायन हो, कौन उपस्थित हो, ऐसा संकुल होगी जिसमें सरल धनायन हो या पहले से ही हम माइनस आवेश दे रखा हो, उस स्थिति में आप कौन सा शब्द लगा देंगे? 8 शब्द लगा देंगे। 8 शब्द लगाने के पश्चात जैसे Fe है तो Fe को हम कहेंगे फेरेट, Ni है तो Ni को हम कहेंगे निकिलेट, जिंक है, जिंक को क्या कहेंगे? जिंकेट, Ag अर्जेंटेट है तो उसे क्या कहेंगे? Ag को हम कहेंगे अर्जेंटेट। उसके अलावा Au ओरम को हम कहेंगे ओरेट, ठीक है। Ni को क्या कहेंगे? निकिलेट। कॉपर को कहेंगे क्यूप्रेट। इस प्रकार से इन धातु परमाणुओं का नाम हो जाएगा, ठीक। जैसे Cr है क्रोमियम, धातु है क्रोमियम, 8 शब्द लगाते ही क्या आ जाएगा? क्रोमेट। तो क्या नियम है? आवेश के संतुलन के समय माइनस आवेश आ जाए, आपको आवेश का संतुलन नहीं आ रहा है तो ऐसे ध्यान रखो कि उस संकुल यौगिक में सरल धनायन उपस्थित है ना, तो आपको धातु परमाणु के नाम के पीछे 8 शब्द लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो देखो क्या है, अपना क्या हो गया? सरल धनायन क्या है उसका नियम हो गया, ऐसा कैसा लिखो, उसकी संख्या मत बताओ, ठीक है। उसके बाद में सरल ऋणायन जैसा का जैसा है वैसा लिखो, उसकी संख्या मत बताओ। आयन शब्द कब लगाएंगे? जब पहले से कोई आवेश दे रखो समन्वय मंडल पर, तब, ठीक। 8 शब्द कब लगाएंगे? आवेश के संतुलन के समय माइनस आवेश आ जाए या समन्वय मंडल पर पहले से ही माइनस आवेश हो, या उसमें क्या हो, कोई सरल धनायन उपस्थित हो, तब हम कौन सा शब्द लगाएंगे? 8 शब्द लगाएंगे। अब एक नियम आता है ऑक्सीकरण अवस्था का, तो ऑक्सीकरण अवस्था का कोई नियम नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्टक के अंदर, अच्छा कोष्टक कैसा काम में लें? बड़ा कोष्टक काम में नहीं लेते हैं भाई, छोटा कोष्टक ऐसे, और कैसे शब्द लिखते हैं? रोमन अक्षरों में। कैसे लिखते हैं? रोमन अक्षरों में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या है,
सरल धनायन के लिए हो गया धातु परमाणु, 8 ऑक्सीजन अवस्था, सरल ऋणायन आयन, ये सब हो गए। अच्छा, अब जो बचता है वो सब किसके नियम बचते हैं? लिगेंड के। आपको केवल किसके नियम ध्यान रखने हैं? लिगेंड के, बाकी ये हो गए। अच्छा, अब देखो लिगेंडों के क्या क्या नियम हैं, किसके? लिगेंडों के नियम क्या क्या हैं? देखो क्या, पहला तो ये नियम है कि लिगेंड संख्या में एक से ज़्यादा हैं। यदि मान लो 2 हैं तो आप कौन सा शब्द लेंगे? डाई। 3 है तो कौन सा शब्द काम में लेंगे? ट्राई। क्या नियम है? लिगेंड संख्या में एक से ज़्यादा है तो उनकी संख्या बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे शब्द काम में लेंगे। जैसे CrCl6 है, ठीक। तो हम लिगेंडों की संख्या बताएंगे कि हेक्साक्लोरो। क्या बताएंगे? हेक्साक्लोरो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नियम है, एक से अधिक लिगेंड आ गई, जैसे Cr के साथ में Cl भी आ गया, Br भी आ गया, I भी आ गया, और भाई अपना ये एमीन भी आ जाए, NH3। ये लो, 1 2 3 4 प्रकार की लिगेंड है, 4 प्रकार की लिगेंड है। अब दिक्कत ये आती है, पहले किससे लिखें? तो पहले उसे लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए। किस में आए? अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए, यानी क्लोरो C से शुरू हो रहा है, ब्रोमो B से, आयोडो I से शुरू हो रहा है, एमिनो A से शुरू हो रहा है, एमीन। तो सबसे पहले क्या? एमीन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, और फिर क्या आएगा? आयोडो। तो अपना ये नियम क्या हो गया कि एक से अधिक प्रकार की लिगेंड है तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो। लिगेंडों के नाम का पहला नियम, लिगेंडों के नामकरण करते समय पहला नियम क्या था? एक जैसी लिगेंड हैं, एक जैसी हैं खुद, तो उनकी संख्या बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्द काम में लेंगे। एक से अधिक प्रकार की है तो पहले उसे लिखो जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आ रही है? पहले आ रही है। तीसरा है सेतुबंध लिगेंड आ जाए, जैसे ये मान लो Cr है, इधर भी Cr है, और यहाँ आ जाए NO2, यहाँ भी आ जाए NO2, और ऐसे जुड़ गए। ऐसे लिगेंडों को हम कहते हैं, जहाँ ये NO2 है ना, ऐसे लिगेंडों को हम कहते हैं सेतुबंध लिगेंड, ब्रिजेज लिगेंड। कैसे लिगेंड? सेतु, एक पुल बना रही है ऐसे ये, ठीक। तो इनके नाम से पहले हम कौन सा शब्द लगाएंगे? म्यू। क्या नियम है? सेतुबंध लिगेंडों के नाम से पहले हम कौन सा शब्द लगाएंगे? म्यू शब्द लगाएंगे। कौन सा शब्द लगा देंगे? म्यू, ठीक। उसके बाद में एक नियम है, यदि उभयदंतु लिगेंड है ना, कौन सी लिगेंड है? उभयदंतुक। उभयदंतुक लिगेंड हमने पहले पढ़ी है कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो और एक समय में एक ही दाता परमाणु बंध बनाए, CN था, NC था, NO2 था, ONO था, ऐसे उभयदंतुक लिगेंड थे। तो उभयदंतुक लिगेंड में है ना, उसमें हम दाता परमाणु दर्शाना पड़ेगा, दाता परमाणु दर्शाते हैं। देखो कैसे, यदि मान लो ये Cr है, यहाँ NO2 है, ठीक है, यही हम लिख रहे हैं CrONO6। इनका नाम हम जब लिखेंगे, इनका जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे N नाइट्रो। क्या लिखेंगे? इसे N नाइट्रो, इसे लिखेंगे O नाइट्रो, ठीक। यानी हम ये कहते हैं कि उभयदंतुक लिगेंडों का नामकरण जब हम लिखते हैं तो उभयदंतुक लिगेंडों में जो दाता परमाणु होता है या जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध बना रहा है उसका नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसका नाइट्रोजन, इसका हमने क्या लिखा? ऑक्सीजन। ये लिगेंडों के नामकरण के नियम हो गए। क्या? यदि एक से अधिक प्रकार की है तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्द, एक ही लिगेंड कई है संख्या में तो उनकी संख्या बताने के लिए शब्द काम में लेंगे। उसके अलावा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे एक से अधिक प्रकार की आगे। सेतुबंध लिगेंडों के लिए म्यू, उभयदंतुक लिगेंडों में जो दाता परमाणु है उससे लिखेंगे। एक खास नियम और है इनमें, एक खास नियम और है, वो है ये, यदि कार्बनिक लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? कार्बनिक लिगेंड है। कार्बनिक लिगेंड है तो उनकी संख्या बताने के लिए यदि वो 2 आती हैं तो हम शब्द काम में लेंगे 20, 3 आती है तो हम काम में लेंगे ट्रिस। कौन सा शब्द काम में लेंगे? ट्रिस। और 4 आती है तो हम एक शब्द काम में लेंगे टेट्राकिस। क्या शब्द काम में लेंगे? टेट्राकिस। कहने का मतलब ये है, यदि कोई कार्बनिक लिगेंड किसी उपसंयोजक में है तो उनकी संख्या बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्द काम में नहीं लेकर बिस, ट्रिस और टेट्राकिस काम में लेते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। अच्छा, अब हम ये सीखेंगे कि इन्हें हम बाई, ट्राई, टेट्रा क्यों नहीं कहा, और उसके अलावा ये भी सीखेंगे कि कार्बनिक लिगेंडों को कैसे पहचाने। तो देखो क्या है, पहले हम ये सीखते हैं कार्बनिक लिगेंडों को कैसे पहचाने। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है। जैसे देखो कौन कौन सी थी। एक द्विदंतुक लिगेंड आपने पढ़ा होगा, EN था। EN था, क्या नाम था EN का? एथिलीन डाइमीन। क्या नाम था? एथिलीन डाइमीन। क्या नाम था? एथिलीन डाइमीन। इसे देखो ध्यान से, EN है ना, उसका खुद का नाम है एथिलीन डाइमीन, लेकिन उसके नाम में पहले से ही कौन सा शब्द आ गया? डाई।
तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द हो, उन्हें हम क्या मान लेते हैं, कार्बनिक लिगेंड मान लेते हैं। तो देखो एक उदाहरण है CrEN2, ठीक। इसका नाम यदि हम इस नियम के हिसाब से लिखें तो देखो क्या होगा, इस नियम के हिसाब से लिखें तो ये 2 हैं, एथिलीन डायमीन 2 है, तो 2 के लिए हम कौन सा शब्द लेंगे काम में, बिस, ठीक है। लिगेंड क्या है, एथिलीन डायमीन, बिस एथिलीन डायमीन लिगेंड हो गई, ठीक। उसके बाद में क्या है, क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम। यदि हम ये नियम नहीं लगाते तो क्या नाम होता, तो देखो क्या नाम होता, एथिलीन डायमीन 2 हैं तो हम क्या लगाते, डाई, क्या लगाते, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन डायमीन, डाई एथिलीन डायमीन क्रोमियम, डाई एथिलीन डायमीन क्रोमियम। अब इस नाम को हम देख के ये नहीं बता पा रहे हैं कि देखो क्या, डाई एथिलीन डायमीन एक साथ पढ़ दिया तो हमने क्या पढ़ा कि डाई एथिलीन एथिलीन भी दो, डाई एमीन एमीन भी दो, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो एथिलीन डायमीन है ना, वही संख्या में कितनी है, 2। तो इसलिए हम डाई शब्द को काम में न लेकर कौन सा शब्द ले रहे हैं, बिस काम में ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अपना गलत हो गया। ये उभयदंतुक लिगेंडों के क्या थे, कार्बनिक लिगेंडों के नाम क्या थे, वो हो गए। लिगेंडों के नामकरण में आपको जो 3 बातें, 3 सावधानी बरतनी है, क्या कि उभयदंतुक लिगेंडों में दाता परमाणु को साथ में देखना है, सेतुबंध लिगेंडों में क्या शब्द देखना है, म्यू शब्द देखना है, कार्बनिक लिगेंडों में संख्या में 2 3 4 है तो बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, इन शब्दों को देखना है, ठीक है। ये नियम हो गए किसके, इनके नामकरण के नियम हो गए। 1-2 सावधानियां और हैं कि वो एक सावधानियां और हैं कि यदि आपके पास में कोई उदासीन संकुल यौगिक है, कैसा है, उदासीन संकुल यौगिक, उदासीन संकुल यौगिक है, तो जब हम उदासीन संकुल यौगिक का नाम लिखते हैं उस स्थिति में उसका नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक ही शब्द में लिखते हैं, जैसे CrCl3, CrCl3, BrCrCl3, और ये कर दूँ मैं H2O3, ये लो, ये संकुल यौगिक है, इसमें न धनायन है न ऋणायन है। तो देखो H2O एक्वा, तो इसका नाम लिखा जाएगा ट्राई एक्वा। क्या लिखेंगे हम, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो, क्या नाम हो गया, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो। उसके बाद में क्या आ गया, क्रोमियम। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था आती है 3, तो हमने रोमन अक्षरों में लिख दिया 3rd। ये नियम है कि उदासीन संकुल यौगिक का नाम लिखते समय एक सावधानी बरतनी है कि उनका नाम एक शब्द में लिखेंगे, इसका मतलब सबको मिला देंगे। ये ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो क्रोमियम न रहकर सीधा क्या हो गया, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो क्रोमियम, एक साथ मिलकर लिख दिया। ये है उदासीन संकुल यौगिक का नाम। यदि किसी के पास धनायन ऋणायन आ रहे हैं तो पहले धनायन को लिखो, फिर पूरे संकुल को लिख दो, हो गया नाम। ऋणायन आ रहा है तो कैसे लिखोगे, पहले संकुल को लिख दो, उसके बाद में किसे लिख देंगे, ऋणायन को लिख देंगे। एक सावधानी और बरतनी है, यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं ना नामकरण अंग्रेजी में, तो आप जैसे आपको लिखना है ये K4FeCN6, ठीक। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो देखो क्या है, ये है पोटेशियम, कैसे है, पोटेशियम, और एक ये है पोटेशियम। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो जो पहला अक्षर है ना वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। इसका मतलब P ये नहीं होगा, P को आप कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये एक सावधानी है, नाम गलत नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये सावधानी इसमें बरतनी है। यदि आप देवनागरी लिपि में लिखते हो हिंदी में तो हमें ये सावधानी याद ही नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखो क्या है, लिगेंडों के नामकरण के नियम हो गए, उपसंयोगिकों का IUPAC नामकरण का नियम हो गया। देखो क्या है, नियम ये था कि एक कैसा ही बड़ा उपसंयोगिक हो उसका नाम इस सूत्र में आ जाता है। नियम देखो क्या है, आयन शब्द मैं इधर से चलता हूँ, सरल धनायन का नाम ऐसा कैसा लिखो, कोई नियम नहीं है, कोई संख्या नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में सरल ऋणायन की कोई संख्या नहीं बताएंगे, जैसा का जैसा लिखो, ठीक। आयन शब्द कब लगाएंगे, जब पहले से ही कोई आवेश दे रखा हो तो आयन शब्द लगाएंगे। ऑक्सीजन अवस्था को रोमन अक्षरों में लिखेंगे। 8 शब्द कब लगाएंगे, जब आवेश के संतुलन के समय समन्वय मंडल पर ऋणावेश आ जाए, या पहले से समन्वय मंडल पर ऋणावेश हो, या आप सीधा एक तरीका ध्यान रखो, आवेश संतुलन नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखो कि उस उपसंयोगिक में सरल धनायन जैसे पोटेशियम हो जाए, लिथियम हो जाए, सोडियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, ऐसे उपस्थित है तो कौन सा शब्द लगाएंगे, 8 लगाएंगे। 8 लगते ही जिंकेट हो जाएगा, Ni निकिलेट हो जाएगा, निकिल, Ag अर्जेंटेट हो जाएगा, Au जो ओरम है वो ओरेट हो जाएगा, ऐसे नाम हो गए।
ठीक। उसके बाद में लिगेंडों के नामकरण के नियम है। लिगेंड संख्या में एक से अधिक है तो डाई ट्राई टेट्रा, उनकी संख्या बताओ। ठीक। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखो। सेतुबंध लिगेंड है तो म्यू शब्द लगाओ। ठीक है। उसके अलावा कार्बनिक लिगेंड है तो उन लिगेंडों की संख्या बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस ऐसे शब्दों का काम में लेते हैं। और उभयदंतुक लिगेंडों में हमें दाता परमाणु को साथ में दर्शाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखो एक दो उदाहरण लेते हैं और इन नियमों के हिसाब से हम उनका नामकरण करना सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले हमने ये ले लिया कि AgCN2। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या सरल धनायन, तो क्या हो गया पोटेशियम। CN2 है तो क्या कहेंगे डाइसाइनो। CN2 है तो डाइसाइनो, पोटेशियम डाइसाइनो। धनायन सरल संख्या आ गई, लिगेंड आ गया। उसके बाद में धातु परमाणु, धातु परमाणु क्या है Ag सिल्वर है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या यहाँ धनायन है तो क्या लगा देंगे आप, पीछे क्या लगा देंगे शब्द 8 लगा देंगे। तो क्या नाम होगा इसका अर्जेंटेट। क्या नाम होगा अर्जेंटेट, मिला के हमने लिख दिया पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ऑक्सीजन अवस्था क्या है, देखो ये +1, ये +1, ये -2, तो बच गया कितना -1, तो इस पर हो गया +1 आवेश। ऑक्सीजन अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, और उदाहरण है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाता है। उसके अलावा एक उदाहरण मैं आपको और लिखता हूँ, देखो क्या है COF2, ये बोर्ड एग्जाम में आया, क्या था F2 था, EN भी था, COF2, उसके अलावा EN2, उसके बाद में था ClO4। ठीक, तो देखो क्या है, शुरू हो जाओ। सरल धनायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लिगेंड है, अब लिगेंड EN एथिलीन डायमीन भी है, F क्या है अपने फ्लोरो भी है। ठीक, तो देखो क्या है, पहले लिखा जाएगा एथिलीन डायमीन को, किसे लिखेंगे एथिलीन डायमीन को, उसके बाद में लिखेंगे फ्लोरो को। ठीक, तो देखो क्या है एथिलीन डायमीन अब संख्या में 2 हैं और एथिलीन डायमीन कार्बन लिगेंड है तो आप क्या लेंगे 20, तो क्या नाम हो गया 20 एथिलीन डायमीन, 20 एथिलीन डायमीन, 20 एथिलीन डायमीन हो गया, इसका नाम हो गया। अब F को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे फ्लोरो, लेकिन ये संख्या में 2 हैं तो हम क्या लगाएंगे डाईफ्लोरो, क्या लगाएंगे डाईफ्लोरो। अब देखो किसे लिखेंगे CO को। CO क्या होता है कोबाल्ट, क्या होता है कोबाल्ट। अब ये देखिए कि कोबाल्ट के पीछे धातु परमाणु पीछे 8 लगे या नहीं लगे, 8 कब लगे, यहाँ माइनस आवेश नहीं है तो नहीं लगाओगे, यहाँ कोई धनायन में नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो सीधा ही आप इसे क्या लिखोगे कोबाल्ट। तो क्या नाम हो गया 20 एथिलीन डायमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद में इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखो, ये ClO4 है ना, ये -1 होता है, -1 होता है पर क्लोरेट, ये उदासीन है एथिलीन डायमीन, ये CH2 NH2 क्या है उदासीन है, F फ्लोरो ऋणावेशित है, तो ये -1, ये कितने हो गए -2, ये -1 तो इस पे आ जाएगा 3, तो ये हो गया थर्ड, क्या हो गया थर्ड। पीछे क्या लगा देंगे आप, देखो क्या है सरल धनायन नहीं था, नहीं लिखा, संख्या हमने लिख दी, लिगेंडों के नाम लिख दिए, धातु परमाणु कोबाल्ट लिख दिया, उसके बीच में 8 नहीं लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन अवस्था हमने लिख दी। सरल ऋणायन है तो उसका नाम लिखो, सरल ऋणायन है ClO4, तो इसे कहते हैं परक्लोरेट। क्या कहते हैं परक्लोरेट। आयन शब्द आएगा नहीं क्योंकि पहले से यहाँ कोई आवेश दे नहीं रखा है। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, एक उदाहरण हम और लिखते हैं CO, उसके साथ में जैसे मान लो Cl ले ले, एक हमने ले लिया Br ले लिया, एक NH3 ले लिया, NH3 ले लिया 3, और उसके बाद में हमने ले लिया SO4। ठीक, देखो क्या है हो गया, सरल धनायन नहीं है। उसके बाद में लिगेंड ये क्लोरो C से शुरू हो रहा है, ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, एमीन A से शुरू हो रहा है, पहले क्या आएगा एमीन, तो एमीन कितने हैं 3, तो उसकी संख्या बताओ, तो क्या नाम हो गया ये ट्राई एमीन, क्या नाम हो गया ट्राई एमीन। उसके बाद में एमीन के बाद में क्या आएगा ब्रोमो संख्या में 1 है तो सीधा लिख दो ट्राई एमीन ब्रोमो। Cl को क्या लिखोगे आप क्लोरो, ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो, फिर आप क्या लिखोगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट। देखो क्या है धातु परमाणु आ गया कोबाल्ट,
8 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस आवेश है नहीं, 8 नहीं आएगा। तो उसके बाद में कोबाल्ट के लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था, SO4 सल्फेट आयन है। क्या है? सल्फेट आयन है। कितना आवेश है? -2। BrCl -1 तो कितने हो गए? -1 और -2 कितने हो गए? -4। तो इधर आ जाता है +4। तो क्या नाम हो गया? ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो कोबाल्ट 4। सबसे लास्ट में इसे हम लिखेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट। ठीक, ध्यान रखेंगे हम एक बात को, यदि ये सल्फेट अंदर होता तो लिगेंड की तरह कार्य करता, तब इसे हम लिखते सल्फेटो। क्या लिखते? सल्फेटो। तो ये देखो कुछ 1-2 उदाहरण थे, उनके IUPAC नाम हो गए। ठीक, अच्छा देखो एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे IUPAC ने नामकरण के नियम दिए थे ना 2004 में, कब दिए थे? 2004 में। तब हम बदला, तब कुछ बदलाव थे। जैसे एक बदलाव था Cl के लिए था, Br के लिए था, F के लिए था, H के लिए था। उसके अलावा ये अपना है H2O को एक्वा कहा गया। तो देखो क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम Cl को क्लोरो भी कहते हैं और क्लोरिडो भी कहते हैं। तो 2004 के बाद में पुराने नाम तो Cl को हम कह रहे थे क्लोरो, इसे ब्रोमो, इसे फ्लोरो, इसे हाइड्रो। ठीक है, लेकिन बाद में देखो क्या किया गया, Cl को कहा गया क्लोरिडो। क्या कहा गया? क्लोरिडो। Br को कहा गया ब्रोमिडो। क्या कहा गया? ब्रोमिडो। H को कहा गया फ्लोरिडो। क्या कहा गया? फ्लोरिडो। H को कहा जाता है हाइड्रो, नहीं इसे कहेंगे हाइड्रिडो। क्या कहेंगे? हाइड्रिडो। और जो En है ना, जिसे हम क्या कह रहे थे? एथिलीन डाइएमीन। क्या कह रहे थे? एथिलीन डाइएमीन। इसे भी 2004 के बाद में इसे कहा जाता है एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन 1,2 डाइएमीन। क्या नाम होगा इसका? एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक, लेकिन ये खास बात नहीं है। क्या है, आप क्लोरो लिख रहे हो तो भी सही है, लेकिन नए नियम क्या है? क्लोरिडो है, ब्रोमिडो है, फ्लोरिडो है, जैसे आई आ जाए आयोडो है, आयोडिडो है, H हाइड्रिडो है, En एथिलीन डाइएमीन न कहकर उसे हम कह रहे हैं एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, ये नए नियम थे। ठीक, आप ध्यान रख लोगे उपसंयोगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उपसंयोगिकों के और भी उदाहरण हैं उनका अध्ययन करेंगे। सेतुबंध लिगेंड जो ब्रिजेज कंपाउंड है उपसंयोगिक, उनका नामकरण कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, किसी उपसंयोगिक में धनायन भी है, उसमें ऋणायन भी है। सरल धनायन सरल ऋणायन की बात नहीं कर रहा हूँ। धातु परमाणु एक ऋणावेशित भी है, एक धनावेशित भी है। 2 उपसंयोगिक आपको दिखेंगे ऐसे। अभी तो एक उपसंयोगिक था, उसमें आपको 2 उपसंयोगिक दिखेंगे ऐसे। उनका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं वो इसी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।